गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छा होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये न्यूमेरिकल पार्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से लेक्चर नंबर 4 बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 5 बात कर रहे हैं। इससे पहले 4 लेक्चर बात किए हैं। तो इस लेक्चर से पहले ये 4 लेक्चर को देखना होगा, तब 100% ये समझ में आएगा। लेकिन जेई मेन नीट इसके लिए कोई देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जो भी बात करने जा रहे हैं, फिर हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का न्यूमेरिकल वे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये दोनों लॉ का ही हम बात कर लेते हैं फास्टली, यानी रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से आप लोगों ने कंटिन्यू देखा है, तो मैंने ये डिसीजन लिया जो अब 2 वीडियो अपलोड करूंगा, एक फिजिकल ऑर्गेनिक या प्लस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो आज हम क्या बात करेंगे? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से न्यूमेरिकल बात करने जा रहे हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किसने प्रपोज किए? फैराडे। फैराडे साहब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रपोज किए। लेकिन फिर से एक बार एक क्वेश्चन देख लें इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ aqueous NaCl solution using PT इलेक्ट्रोड। PT इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख लिए हैं, सेकंड लेक्चर में देखे हैं। तो क्या किया जाएगा? NaCl तोड़ा जाएगा, Na+ और Cl-। कैसे टूटता है? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से याद रखें, जो हमेशा सोडियम पे प्लस होता है और क्लोरीन पे हमेशा माइनस होता है। यदि एक्वस कहा गया है, इसका मतलब हम क्या समझ लें? जो इसमें वाटर होगा, और यदि वाटर होगा तो वाटर कैसे टूटता है? H+ और OH-। एट कैथोड, याद है कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? तो कैथोड पे होता है निगेटिव, और निगेटिव पे कौन जाएगा? तो पॉजिटिव। और पॉजिटिव को किस नाम से जानते हैं? कैटायन। और कैटायन में Na+ और H+ है, कौन लिबरेट होता है पहले? तो H+। इसीलिए H+ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और बन गया H। लेकिन H क्या होता है? अनस्टेबल। इसलिए फर्दर H और H मिल जाता है, बन गया H2 गैस, ये लिबरेट हो गया। तो इसका मतलब यूं हम कह दें, जो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और H2 बन गया। तो अब आप लोग ये जान गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन कहेंगे, मतलब 2 फैराडे कहेंगे। अगेन एट कहां चले जाएं? एनोड पे। और एनोड मतलब कौन सा चार्ज? प्लस। और प्लस पे जमा होगा कौन? डिपॉजिट कौन होगा? माइनस। और माइनस तो 2 टाइप का माइनस। इस दोनों माइनस में कौन सा माइनस? तो क्या समझे हुए हैं
जिसमें ऑक्सीजन जितना ही कम होगा वे पहले लिबरेट होगा। तो ये Cl माइनस लिबरेट होगा Cl के रूप में, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। फिर ये क्या होता है, अनस्टेबल, मतलब नेचर में ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता है। वैसा ही समझे जैसा किसी मैन को हेड को अलग कर दिया जाए और कहा जाए क्या नेचर में रहेगा, तो नहीं रहेगा। उसी तरह से Cl नेचर में नहीं है। और ये बात हम कैसे जानेंगे, तो ये आपको याद रखना होगा जो Cl अनस्टेबल है, ये ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है यदि स्टैंडर्ड भाषा में बोले तो अगेन Cl और Cl मिलेगा और बन जाएगा Cl2, ये भी गैस के रूप में लिबरेट होगा। तो इस बात को फिर हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो 2Cl माइनस Cl2 बन गया और कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया। तो इस तरह से कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट हुआ और एनोड पे क्लोरीन लिबरेट हुआ। ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर है। नोट कीजिए इसको फिर से। फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ में क्या देखे हम लोग, जो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, और इस W को प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम Z, और Z को क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फिर हम क्या जानते हैं, जो W बराबर ZIT, IT कहाँ से आ गया, तो Q बराबर होता है IT, जहाँ पे I करंट इन एम्पियर, T टाइम इन सेकेंड और Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इस सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या देखे, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये एक कब लॉ बात करेंगे, जब एक से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, और ये कब बात करेंगे, केवल एक के लिए। तो फिर F ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, और F को क्या कहते हैं, तो फैराडे कांस्टेंट। और फैराडे कांस्टेंट क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम लोगों को स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या मिला है, हम क्या जानते हैं, जो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम इज इक्वल टू 6.022 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इतना आपको याद रखना है, और इतना बराबर इक्विवेलेंट वेट, इतना बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। तो इसमें हम पिछले क्लास में बात किए थे, जो जब 96,500 कूलम और 1 फैराडे और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक solution, then
then equivalent weight of ion deposited on इलेक्ट्रोड। क्या समझे? जब इतना कूलम्ब या इतना फैराडे या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास कराएंगे तो किसी भी आयन का इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, यानी लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हम अभी तक जो भी न्यूमेरिकल बात किए हैं इसी से रिलेटेड बात किए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं जो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। और यदि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इसी से अभी न्यूमेरिकल हम बात करेंगे। नोट कीजिए। तो सवाल को पहले नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके पहले अपना सॉल्यूशन कीजिए। इसके बाद हम जो सॉल्यूशन दे रहे हैं उस सॉल्यूशन को मिलाना है। पॉज करके नोट कीजिए और सॉल्यूशन करना है। उसके बाद इस सॉल्यूशन को मिलाना है। देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्ब। क्या निकालना है बाबू? नंबर ऑफ कूलम्ब रिक्वायर्ड टू डिपोजिट इतना ग्राम एल्यूमिनियम। इतने ग्राम एल्यूमिनियम को डिपोजिट करने के लिए बताइए नंबर ऑफ कूलम्ब क्या होगा। फैराडे पूछ लिया जा सकता था, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता था, लेकिन इसमें हमको नंबर ऑफ कूलम्ब है। हम लोगों के पास एक ही पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। क्या स्ट्रॉन्ग है? जो इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का कितना डिपॉजिट करेगा, कितना के द्वारा डिपॉजिट होगा, तो 96,500 कूलम्ब के द्वारा। ये बात हम जानते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस डिपोजिटेड बाय 96,500 कूलम्ब। ये रूल है, वैसा ही रूल समझें जैसा कि आपको हम पूछ दें 1 डोजन में कितना होगा, तो इसमें बिना कुछ सोचे आप 12 कहना पड़ेगा। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट तो इतना कूलम्ब में बात कर रहे हैं तब, या फैराडे में बात करते तब 1 फैराडे, या मोल में बात करते तब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या नंबर में बात करते तो 6.02223 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देख लें आप किससे रिलेटेड है? कूलम्ब से। अब आपको पहले जो लिबरेट हो रहा है, कौन लिबरेट हो रहा है? एल्युमिनियम। उस एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। तो यहां देख लें जो Al पे कितना चार्ज है, तो +3, और जिसके ऊपर जिस स्पेसीज का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, उसके ऊपर देखना है कितना चार्ज है, और जितना चार्ज है उस चार्ज से उसमें डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या वैल्यू मिल जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे कितना चार्ज है? +3, और जब +3 है तो हम देखें जो +3 से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al3+, तो वेट ऑफ Al3, एल्युमिनियम का कितना एटॉमिक वेट होता है?
तो 27, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। और कितना चार्ज देख रहे हैं, 3, डिवाइड कर दें तो 9। इक्विवेलेंट वेट यूनिटलेस होता है, लेकिन जब हम इसका यूटिलाइज करेंगे तो ग्राम लगा देते हैं। तो अब क्या कहें, 96,000 कूलम्ब निकालना है। तो कूलम्ब निकालना है तो हम ग्राम से रिलेट कर दें। 9 ग्राम एल्युमिनियम डिपोजिटेड बाय 96,500 कूलम्ब। तो देयरफॉर हमको कितने ग्राम के बारे में सोचना है, तो 5.4 ग्राम के बारे में। तो 965 इतना, 5.4। अब आप इसको सॉल्यूशन कर लें तो ये कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में। तो 9650, क्योंकि एक डेसिमल के कारण ये कैंसिल कर देते हैं। इतना क्या आ गया हमको, कूलम्ब। इतना आ गया कूलम्ब। तो क्लियर हो गया। तो इस टाइप का सवाल कैसे बनेगा, तो एक और हम सवाल देते हैं, नोट कीजिए। How many Faraday current is required to liberate इतना लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP? क्या पूछा जा रहा है हमसे, जो कितने फैराडे का जरूरत पड़ेगा, किसके लिए। तो इतने लीटर यदि हमको ऑक्सीजन लिबरेट करना होगा उसके लिए। तो क्या आपको कॉन्सेप्ट दिए, क्या रूल समझाए। 1 फैराडे इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर लिबरेट होगा। तो कहेंगे 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन liberated by 1 फैराडे। कहां से आ गया ये 1 फैराडे, तो ये तो रूल है। कूलम्ब में बात करते तो 96,500, मोल में बात करते तो 1 मोल। तो देयरफॉर, और ये कहां से आ गया, तो हम जानते हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2 बराबर 5.6 लीटर ये होता है। ये क्या मान लेना है, होता है। कुछ आधार नहीं है निकालने का, लेकिन जिसको नहीं याद है बस समझ लें, जो ऐसा होता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम है तो ये 1 फैराडे, तो इसीलिए हमको 22.4 लीटर से, तो 1 फैराडे 5.6 22.4, ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स में, यानी 4 फैराडे करंट का जरूरत पड़ेगा। तो अभी तक जो बात कर रहे थे वे सिंपल प्रॉब्लम था, बेसिक प्रॉब्लम था। अब हाई स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम बात करेंगे। नोट कीजिए, सवाल को नोट करना है, वीडियो को पॉज करके पहले अपने ट्राई करना है, उसके बाद जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसको देखना है। नोट कर लिए।
अब सुने, ए कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट मतलब जितना भेजा जा रहा है उतना ही, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, ऑफ इतना एम्पियर पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl फॉर ए टाइम 1 आवर, कितने समय तक? 1 आवर तक। हमको मिला, करंट मिल गया 30 एम्पियर और टाइम मिला 1 आवर। तो कहा जा रहा है हाउ मेनी ग्राम NaOH एंड हाउ मेनी लीटर Cl2 ऑब्टेन। तो पहले इसको हम तोड़ के देखें जो NaOH बनता है कि नहीं। तो NaCl जब टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस, एक्वस है इसका मतलब वाटर होगा, और ये जब टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कॉन्सेप्ट से जानते हैं ये तो लिबरेट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, लिबरेटेड, इसमें से भी ये लिबरेटेड, तो बच कौन जाएगा? तो Na और OH जब ये दोनों बच जाएगा तो दोनों मिल करके NaOH बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही हमसे पूछ दिया गया, जो बताइए जो कितने ग्राम NaOH। हम लोग एक पहले पॉइंट इससे देखे हैं, क्या देखे हैं? जो नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इससे पहले हम ये समझाए हैं जो ये कैसे एक दूसरे के बराबर है। तो यदि हमको नंबर ऑफ फैराडे मिल जाए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा, और फिर हम क्या जानते हैं? जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल इंटू n फैक्टर। ऐसा नहीं तो फिर हम ये भी जानते हैं जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो हमको तो वेट निकालना है, और वेट निकालना है तो ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाए, इक्विवेलेंट वेट मिल जाए तो सवाल बन जाएगा। आप लोग नोट कीजिए, हमको तो मिटाना पड़ेगा इसमें। कर लिए नोट? तो हम मिटाते हैं। क्या समझे? जो हमको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और वे कैसे? तो नंबर ऑफ फैराडे से। हो गया? हम मिटाते हैं। तो क्या मेरा मकसद है? फैराडे निकालना। हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है IT, और I कितना मिला हम लोगों को? तो 30 एम्पियर, और टाइम मिला है 1 आवर। तो जैसे ही ये टाइम मेरा 1 आवर है तो इस 1 आवर को तो तोड़ना होगा सबसे पहले मिनट में। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो डायरेक्ट कह सकते हैं इतना कूलम्ब आ गया। फिर क्या जानते हैं हम लोग? यदि इतना कूलम्ब कहा जाए तो वे कितने फैराडे के बराबर? 1 फैराडे के बराबर। तो देयरफॉर इतना कूलम्ब, तो 30 इंटू 3600
1 फैराडे 96500, फिर इतना इंटू इतना, जब सॉल्यूशन किया जाएगा तो 1.12 फैराडे आ गया। फिर हम क्या जानते हैं, जो नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी हम कह दें आप जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका, NaOH इज इक्वल टू 1.12 मिल गया। क्यों हम कह दिए NaOH, क्योंकि ये तो NaOH के सॉल्यूशन से पास, सॉरी NaCl के सॉल्यूशन से पास कराया गया और वहां NaOH लिबरेट हो रहा है। तो जब हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया तो वेट निकाला जा सकता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH यदि कहें तो 40/1 कहां से आ गया, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है और ये n फैक्टर है। NaOH का n फैक्टर हम लोग जानते हैं जो 1 होता है, तो 40 हो गया। अब कहेंगे वेट ऑफ NaOH इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट 1.12 मिला और इक्विवेलेंट वेट कितना मिला, 40। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 44.8 ग्राम आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट क्या निकालना है, आप लोग देखें लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में हाउ मेनी लीटर Cl2 गैस क्या बन जाएगा, कैसे हम बना लेंगे। तो देखिए ये फैराडे मिल गया है और जब फैराडे हमको मिल गया है तो क्या आपको समझाए, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको दिए, जो 1 फैराडे के कारण उसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम, तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम पहले ही बात कर लिए हैं। जो लोग इससे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं उसको देख लेना चाहिए ताकि अच्छा से समझ में आए। आपको ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में कोई डिफरेंस रहने ही नहीं देंगे, सिर्फ आपके अंदर एनर्जी आना चाहिए, आपको पढ़ने का जज्बा होना चाहिए, औरों से अलग हटके मिलेगा। तो बना लिए कुछ लोग, क्या कहें, 1 फैराडे के कारण 11.2 लीटर Cl2 कहां से आया, ये हम लोग देख लिए हैं। जो हाइड्रोजन का होता है 11.2, क्लोरीन का होता है 11.2 और ऑक्सीजन का 5.6, ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम है। तो देयरफॉर कितना फैराडे अभी हमको मिला है, 1.12 फैराडे। तो 11.2/1 इंटू 1.12 सॉल्यूशन करके 12 क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.544 इतना लीटर आएगा। नोट कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज करंट इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इस बात को पहले आप समझ लें, उसके बाद पॉज करके नोट करना है। आपको हम जितना भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं सब लोग नोट करते जा रहे हैं, लेकिन कितना आपके पास बच रहा है, कितना आप यूटिलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आपसे हम ये पूछ दें, जो बताइए ऑप्टिकल एक्टिविटी किस डिवाइस से मेजर किया जाता है, सोच लिए।
तो पोलारीमीटर। अब जो लोग अभी मन में आंसर सोच लिए वे उसको आउटपुट कर रहे हैं, मतलब पढ़ाए तो सभी को, लेकिन यूटिलाइज कुछ लोग किए। यदि आपसे हम पूछ दें जो बताइए ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होता है, तो जिस सबको आंसर मिल गया कितना होगा, 4 कायरल कार्बन। तो इस तरह से हम वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, आप नोट किए, लेकिन कितना आपके पास बचा उसको ही नाम रख दिया गया यूटिलाइज, यूज किया गया। तो कहा जा रहा है करंट इफिशियंसी, मतलब हम सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से बहुत सारा करंट पास करावे, लेकिन कितने के कारण इलेक्ट्रोड पे, कैथोड और एनोड पे लिबरेशन हो रहा है, उसको ही कह दिया गया करंट यूज। तो परसेंटेज करंट इफिशियंसी इज इक्वल टू करंट यूज डिवाइडेड बाय टोटल करंट पास। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज का बात है। यदि परसेंटेज का बात ना हो तो 100 छोड़ देना है। इसी बात को दूसरे तरह से निकालने का तरीका, एक्चुअल मास डिपॉजिटेड, वास्तव में कितना इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, और लॉ क्या कहता है, क्योंकि लॉ और एक्चुअल में निश्चित रूप से डिफरेंस आता है। तो एक्चुअल मास डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास डिपॉजिटेड बाय फैराडे लॉ। इसी बात को आप लोगों को आसानी के लिए एक और फार्मूला हम बना दे रहे हैं। इफ द करंट इफिशियंसी इज x%, कुछ परसेंट हमको करंट इफिशियंसी है, x का मतलब 2%, 3% जो भी हो, तो उसके लिए आप एक फार्मूला याद रखें जो ग्राम, तो उसके लिए आप याद रखें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। ये बात तो पहले से जानते हैं हम लोग, जो जितने ग्राम इक्विवेलेंट होगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ फैराडे होगा। इसमें मल्टीप्लाई कर देना है x बाय 100 से, यानी हम लोगों को ये टेक्निकल फार्मूला हो गया डायरेक्ट फाइंड करने का। तो अब इस पे हम न्यूमेरिकल बात करेंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को आप लोग नोट करें, पॉज करके वीडियो को, और उसके बाद पहले अपने सोचें। चलिए अब देखें। इफ 6.43 10 के पावर 5 coulomb of electricity are passed through an electrolytic cell containing NaClO3, कॉमा है, इतना ग्राम NaClO4 are produced at the anode. At the end of electrolysis, calculate the percentage current efficiency. तो हम तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे दिए, जो परसेंटेज करंट इफिशियंसी फाइंड करना हो तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो सबस्टांस डिपॉजिट हो रहा है उसका ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। तो सबसे पहले हम उस फार्मूला को लिख लें। क्या फार्मूला हम लोग देखें, आपको देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डिपॉजिटेड सबस्टांस, और डिपॉजिट क्या हो रहा है यहां पे NaClO4,
तो इसीलिए ब्रैकेट में आप रख सकते हैं NaClO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे, मल्टीप्लाई कर दें x क्या है, तो लेट करंट इफिशिएंसी इज इक्वल टू x%, जैसा कि फार्मूला हम बनाए इतना। तो अब यदि हमको ये पता हो जाए तो x फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये टारगेट करें जो कैसे इसको फाइंड किया जाएगा। तो हमको तो मिटाना पड़ेगा, क्योंकि यदि इसको हम छोटा कर दें तो आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम होगा। ये आप लोगों से इनिशियली में शिकायत आया, इसलिए हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। तो नोट कीजिए, कर लिए नोट। तो अब आप देखें NaClO3 यदि इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाए तो किस में बदल जा रहा है, NaClO4 में। हम पता कर लें पहले n फैक्टर हमको कितना है। क्यों n फैक्टर में चले गए, क्योंकि n फैक्टर के लिए हमको यदि n फैक्टर मिल जाता है तो इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा, और इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है तो ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा, क्योंकि हमको गिवन वेट सवाल में दिया हुआ है। अब n फैक्टर सोचें कैसे होगा, तो सोडियम पे +1, यहां -6, तो ये +5 आ गया समझ में। क्यों, एक ऑक्सीजन पे -2 तो -2, तो 3 है तो -6, और सोडियम पे +1 रट जाना होगा। जो लोग नहीं जानते हैं वो रटना पड़ेगा जो +1 होता है, यानी इस पर आ गया +5। इसी तरह से यहाँ पे -8 +1 तो +7। अब देखें, एक सोडियम पे +1, एक सोडियम पे +1, कोई चेंजिंग नहीं। और जब कोई चेंजिंग नहीं तो इसको लेकर के हम n फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते। एक ऑक्सीजन पे -2, एक ऑक्सीजन पे -2, कोई चेंजिंग नहीं, कोई हम n फैक्टर का बात नहीं कर सकते। क्लोरीन एक पर +5, दूसरा पे +7, डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को लेकर के n फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, यानी n फैक्टर के लिए हमेशा अधिक में से कम को घटा दें, तो 7 - 5 यानी 2 n फैक्टर मिल गया। और यदि n फैक्टर मिल जाए तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaClO4 कहिए या NaClO3 कहिए, दोनों का ही कैलकुलेशन संभव है, क्योंकि दोनों के लिए n फैक्टर हमको इतना आया है। अब जरूरत है जो इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, तो NaClO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना, तो 122.5 आएगा। जोड़ लेना है अपना, डिवाइड कर दिए 2 से। अब इक्विवेलेंट वेट मिल गया। अब इक्विवेलेंट वेट मिल गया तो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है फार्मूला, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो आप लोग देखें जो कितना वेट सवाल में लिखाया गया, देख लिए, तो 245। इक्विवेलेंट वेट तो आपको यहां से मिला है 122.5 बाई इतना, इसी को 2452 बाय 122.5, समझ गए। इसको चेंज कर दिए। अब ये हमको मिल गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और यदि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाए
तो हम करंट इफिशियंसी निकाल सकते हैं। कैसे? फार्मूला देखना होगा, फिर हमको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग देख लें, इधर से हम मिटा देते हैं। यानी हम लोग जो अभी फार्मूला देखे हैं, क्या देखे फार्मूला? जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डिपॉजिटेड सबस्टांस, और डिपॉजिटेड सबस्टांस मेरे लिए कौन है? तो NaClO4। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaClO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे मल्टीप्लाई कर दिए x/100। तो देखिए ये हमको मिल गया है 245 इंटू 2 बाय 122.5। अब सवाल है जो नंबर ऑफ फैराडे मिल जाए तब सवाल बन जाएगा। और नंबर ऑफ फैराडे के लिए तो फिर हमको आइडिया देना होगा। क्या क्या आइडिया देंगे? तो जब भी नंबर ऑफ फैराडे का बात किया जाए तो हमको कूलम्ब से रिलेट कर देना है। और आप लोग देखें जो सवाल में कितने कूलम्ब हम लिखाए हैं, तो 6.43 10⁵ उतना कूलम्ब लिखा हुआ है, देख लिए सवाल में। तो फिर हम कहेंगे जो सिंस जब इतना कूलम्ब बात करें तो वे 1 फैराडे के बराबर, ये तो रूल है। तो देयरफॉर कितना है सवाल में देखें तो 6.43 10⁵ इतना कूलम्ब। तो 1 इतना 965 इतना 6.43 10⁵ ये हमको मिल गया बाबू नंबर ऑफ फैराडे। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो जब इसको यहाँ रखेंगे तो 6.43 10⁵ डिवाइड कर देंगे 96500 x/100। अब x बराबर सॉल्यूशन हो जाएगा, जो भी वैल्यू मिलेगा यही मिल जाएगा परसेंटेज करंट इफिशियंसी। कहीं हम लिख दिए हैं इससे पहले जो x को परसेंटेज करंट इफिशियंसी, तो x बराबर सॉल्यूशन करने के बाद 60.03% आ जाएगा। क्लियर है? नोट करें आप लोग। तो फिर एक फार्मूला देने जा रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब क्या करना? खर्च करना, खर्च करना, यूटिलाइज करना। जो एक इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, इसके लिए फार्मूला चार्ज इन कूलम्ब, यानी जो भी चार्ज हो हमेशा किस में ले लें? कूलम्ब, मल्टीप्लाई कर दें पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। अब ये जो टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको फिजिक्स में बहुत अच्छा से मुलाकात होगा। सिर्फ अभी आप ये पचा जाएं जो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होता है। तो एनर्जी यदि निकालना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलम्ब यानी चार्ज कूलम्ब में होना चाहिए, और भी क्या है तो पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें। अब इस बार जो हम एक सवाल देने जा रहे हैं वे IIT का, और जानते ही हैं जो जैसे ही IIT का सवाल कहा जाए तो धड़कन स्टार्ट हो जाता है, और वे भी उस समय का जिस समय की एक स्टेप बनाने से मार्क मिल जाता था। तो आप लोग पहले इसको नोट करें, और एक बहुत ही हार्ड सवाल देने जा रहे हैं। तो घबराना नहीं है, आपके साथ है भी किशोर सर। और आप जानते हैं जो पटना में न्यूमेरिकल यदि कोई 0 लेवल से हाई लेवल बनवाते हैं, सिखाते हैं, तो कहने की जरूरत नहीं है। और सब जगह क्या होता है? बन जाएगा। और यहाँ क्या होता है? बनाना होगा। नोट करें।
तो ये सवाल को पहले आप नोट करें, इसके बाद वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। IIT 1990 का है, तो नोट कर लिए, ट्राई कर लिए। अब देखें, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना ग्राम नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। इतना ग्राम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा, जबकि कह दिया गया जो करंट इफिशियंसी कितना परसेंट है, तो 50%। इसका मतलब हुआ जो जितना करंट भेजा जा रहा है उसका सिर्फ 50% ही इस वेट को डिपोजिशन में यूटिलाइज हो रहा है। फिर कहा गया ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल 3 वोल्ट है, तो हाउ मच एनर्जी कंज्यूम, कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। तो IIT में क्या होता है, एक ही सवाल में बहुत सारे पॉइंट रिलेटेड होता है, इसलिए तो IIT का नाम सुनते ही लोगों के, स्टूडेंट के दिमाग में टेंशन आ जाता है और किसी पेरेंट्स को गर्व महसूस होता है जो मेरा बच्चा IIT। तो यदि आपको IIT करना है, यदि अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है, तो न्यूमेरिकल बनाना ही होगा। 12th के लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि समय हो, बनाया जाए तो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता है। तो चले हम देखें, सबसे पहले इनिशियल बात क्या है। तो C6H5NO2 यही है नाइट्रोबेंजीन। हम लोग ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर में ये देखे हैं। इसका फार्मूला यदि लिखें तो इस तरह से, ये आपका नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला है। कहा जा रहा है ये कन्वर्ट हो रहा है एनिलीन में, याद है एनिलीन। तो एनिलीन यदि कहें तो C6H5NH2 ये है एनिलीन, और इसको सिंबल के रूप में लिखें तो ऐसा होगा। क्या हुआ होगा, रिडक्शन, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन हट गया है, यानी पूछ दिया गया है एक बार IIT में ऐसा भी सवाल सॉरी, जो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने का प्रक्रिया कौन सा प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। तो क्या कहा जाएगा, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन जुट रहा है। तो ये आपको हम एक्स्ट्रा बात समझा दिए, जो ये एक प्रक्रिया क्या है, रिडक्शन है। और ये रिडक्शन मतलब H+ के प्रेजेंस में होगा, एसिडिक मीडियम। तो ये एक्स्ट्रा बात समझा दिए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले जैसे ही कुछ कन्वर्ट हो तो आपको n फैक्टर फाइंड करना होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस से सवाल है, फैराडे लॉ से सवाल है, तो इक्विवेलेंट वेट न आए ऐसा संभव होगा ही नहीं। किसमें, जब एक सवाल को टफ किया जाए, एक सवाल को लंबा किया जाए। तो सबसे पहले हम n फैक्टर बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का -4 और ये जो C6H5 है इस पे +1। ये चाहे अल्काइल हो या फिनाइल, C6H5 का +1 होता है। अब देख लीजिए, -4 +1, तो यहाँ +3 दे देंगे ताकि मिलके क्या हो जाएगा, 0। यहां चले, फिर C6H5 पे +1, ये बात तो समझा दिए। अब यहां पे देखें, हाइड्रोजन पे +2, तो देख लें +2 +1 तो +3, कितना रखा जाए, तो -3। अब यहां C6H5 +1, यहां भी +1, कोई चेंजिंग नहीं।
और जब कोई चेंजिंग नहीं तो उसके रिस्पेक्ट में n फैक्टर बात नहीं होगा। अब n फैक्टर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी देख लें तो आगे तो उसमें है ही नहीं, तो कोई बात नहीं करेंगे। कहां चला गया होगा? ऐसा नहीं जो कहीं चला गया होगा। यदि हम सही सही रिएक्शन बात करें तो H2O बन करके निकल गया होगा। यदि बैलेंसिंग कर लें तो ये 2 मोल H2O और ये 6H प्लस। अब इलेक्ट्रॉन ही तो हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी फाइंड हो जाएगा। तो अब नाइट्रोजन को लेकर के बात करें तो n फैक्टर जब भी निकालना होता है तो आपको क्या समझाए, जो हमेशा अधिक में से कम को घटा रहे हैं। तो अधिक तो मेरा ये रहा 3 माइनस 3। अब सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 6 हमको n फैक्टर मिल गया। और यदि n फैक्टर मिल गया तो सवाल बनाना आसान है। फिर से एक बार सवाल समझ लें क्योंकि हमको तो मिटाना पड़ेगा। तो क्या कहा जा रहा है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, इतना ग्राम को प्रोड्यूस कराने के लिए। और फाइनली पूछ दिया गया हाउ मच एनर्जी कंज्यूम। अभी आपको समझाए, जब भी हमको एनर्जी कंज्यूम का बारे में बात करना हो तो कूलम्ब मिल जाना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो डायरेक्ट दिया हुआ है, यदि हमको कूलम्ब मिल जाए तो सवाल बन जाएगा। और कूलम्ब निकालने के लिए मेरे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो अब n फैक्टर मिल गया है तो इसका इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। और किसी का भी इक्विवेलेंट वेट 96,500 कूलम्ब। तो फिर इतना ग्राम के कारण हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? तो इतना आइडिया के बाद जिस सबको अब समझ में आ गया, फिर वीडियो को पॉज करें और फिर बनाने का प्रयास करें। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें जो आपसे कुछ समझ में आया कि नहीं। क्या समझे? हमको n फैक्टर मिल गया तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। और इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे तो जो भी इक्विवेलेंट वेट होगा वे 96,500 कूलम्ब के बराबर होगा, 96,500 कूलम्ब के बराबर होगा। तो देयरफॉर इतने ग्राम से तो वे कूलम्ब मिल जाएगा। वोल्ट दिया हुआ है, एनर्जी मिल गया कि नहीं? क्योंकि एनर्जी का फार्मूला हम पहले देख लिए, जो चार्ज इन कूलम्ब मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट से। तो नोट कीजिए, हमको मिटाना पड़ेगा। तो हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट वेट नाइट्रोबेंजीन का। तो मॉलिक्यूलर वेट C6H5NO2, तो 12 × 6 + 1 × 5 + 14 + 16 × 2। यदि इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 123 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ C6H5NO2 यदि कह दें तो 123 में 6 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया हमको इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट यदि मिल जाए तो फैराडे मिल जाएगा। हम कहेंगे जो 123/6 इतना ग्राम रिक्वायर्ड, इतना ग्राम रिक्वायर्ड, कितना फैराडे तो सॉरी कितना कूलम्ब, तो इतना कूलम्ब, क्योंकि हमको कूलम्ब का जरूरत है और हम रूल क्या जानते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 96,500 कूलम्ब। देयरफॉर आप देखें आप लोग जो कितने ग्राम लिया गया है तो 12.3 ग्राम लिबरेट हुआ है, इतना ग्राम रिक्वायर्ड। तो 96 इतना बाय 123, ये ऊपर लेके चले जाते हैं 6 और फिर ये भी तो आपको ऊपर ही चला जाएगा 12.3। अब ये पॉइंट हटा दें तो 10 बन गया, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये कैंसिल ही हो जाएगा। 96
650 इंटू 6, ये क्या मिल गया बाबू हमको? कूलम्ब मिल गया। और यदि कूलम्ब हमको मिल जाए तो एनर्जी निकाला जा सकता है। तो एनर्जी कंज्यूम यदि कहेंगे तो क्या मिला है? जो चार्ज इन कूलम्ब मल्टीप्लाई कर दें वोल्ट से तो 9650 इतना मिला हमको कूलम्ब, इंटू मल्टीप्लाई कर दें और वोल्ट कितना है? ये सवाल में देखिए जो 3 वोल्ट है। जब 3 वोल्ट है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वे आपका एनर्जी होगा। डायरेक्ट हम आपको आंसर लिख देते हैं किलो जूल में, तो 347.4 किलो जूल। यहाँ ध्यान दें, यहाँ जो आया होगा वे जूल में आया होगा, और जूल में 1000 से डिवाइड करने के बाद इतना किलो जूल में आया होगा। तो नोट कीजिए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हम लोग क्या देखे? जो कैथोड और एनोड पे डिपोजिशन होता है, तो उस डिपोजिशन के दौरान उसका कितने अमाउंट डिपॉजिट हुआ, कितने मास डिपॉजिट हुआ, उसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस A इंटू एल इंटू डी। ए क्या है? एरिया ऑफ आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटेड, मतलब हम देखें इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड और एनोड पे डिपोजिशन हो रहा है, तो वे आर्टिकल जिसके ऊपर जमा हो रहा है कोई आयन। एल थिकनेस ऑफ मेटल लेयर डिपोजिटेड, और वे जो जमा हुआ वे कितना मोटाई है, वे एल। और डी डेंसिटी ऑफ मेटल डिपोजिटेड, कोई भी मेटल जो डिपोजिट होगा उसका थिकनेस डेंसिटी क्या होगा। इसी बात को मास डिपोजिटेड यदि निकालना हो तो डायरेक्ट हम इससे भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम एल और ए को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, थिकनेस और एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? वॉल्यूम। अब फिर इस पे हम एक सवाल देने जा रहे हैं जो आईआईटी का है, नोट करें। नोट कर लिए? तो फिर ये आईआईटी का सवाल दिए हैं। सबसे पहले आप नोट करें, इस वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास करें। आईआईटी का है तो क्या है, आपको जितना भी कॉन्सेप्ट दिए उसी के अंदर तो है। नहीं बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन पहले आपको क्या करना है? ट्राई करना है। कर लिए ट्राई? अब देखें, हाउ लॉन्ग ए करंट, हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय तक, T इक्वल टू वाट। अब इतना एम्पियर करंट दे दिया गया, 4 एम्पियर, बी पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 टू कोट ए मेटल सरफेस इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया दे दिया गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, विथ इतना नैनोमीटर थी, और ये जो L है वे दे दिया गया 0.02 मिलीमीटर। तो हमसे पूछ दिया गया जो बताइए टाइम, और करंट इफिशियंसी दे दिया गया है 50%। करंट इफिशियंसी दिया हुआ है 50%। तो उस सिचुएशन में हम लोग
हम लोग जो है तो करंट एफिशिएंसी 50% है। यहां पे कुछ आप लोगों को बता देते हैं, बहुत को पता नहीं होगा। ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, डेंसिटी मेरा सेंटीमीटर में है, इसका मतलब मिलीमीटर को हमको किस में बदलना होगा, सेंटीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -1 सेंटीमीटर होता है। अब आइडिया समझें, आपको टाइम निकालना है। आप जानते हैं जो Q बराबर IT होता है, W बराबर ZIT होता है। तो यदि हमको वेट पता चल जाए, Z पता चल जाए, I पता चल जाए, T पता चल जाएगा। वेट, ये जो AgNO3 है, ये AgNO3 टूटेगा Ag प्लस और NO3 माइनस में। इसलिए अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट जो है Ag प्लस का निकाला जा सकता है। और यदि इक्विवेलेंट वेट Ag प्लस का निकाल लें तो वेट मालूम हो जाएगा, क्योंकि हमको करंट I और T तो निकालना ही है। I दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल लें, पहले इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लें। और जब इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा तो यहाँ पे एरिया और लेंथ है, थिकनेस है, इससे वॉल्यूम मिल जाएगा। और जब वॉल्यूम मिल जाएगा तो वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास मिल जाएगा। और यदि मास मिल जाता है तो Q तो मिल गया, और Q मिल गया तो T मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वे कितना, 94 सेकंड। ये सवाल आप लोगों को SW में रहा, इतना आइडिया दे दिए हैं। इतना आइडिया के बाद आपको फिर बनाना है। अगले रोज हम केवल फिर सवाल ही सवाल बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले एन अवस्थी का टास्क दिए हुए हैं, कहां से कहां तक, 17 से 27 तक। फिर RCM का टास्क दिए 1 से लेकर के 9 तक, 8 तक, सिर्फ 7 को छोड़ दिए थे। और आज रहा ये SW। अब हम प्रयास करेंगे आपको डेली ऑर्गेनिक और फिजिकल, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिजिकल इनऑर्गेनिक, यानी 2 वीडियो अपलोड हो। लेकिन आप लोग से कुछ शिकायत है, जो आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, समझते हैं। एक तो सबसे पहले जो कई बार आप समझें, और समझ करके कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करें। ये नहीं जो वीडियो को देख लिए, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखे हैं मार्केट में लाइक और सब्सक्राइब का एक चैनल ही बन गया है, लेकिन हम वैसा चैनल नहीं बनाना चाह रहे हैं। इसलिए आप लोग देख करके लाइक और सब्सक्राइब करें, बस इतना ही।